महत्वपूर्ण चीज पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, जिसको पीएम मोदी ने भी हाईलाइट किया है और वो किस तरह से फर्क पैदा करता है उस पर आऊंगा। लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर जनरल राजन कोचर। मिस्टर कोचर, बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। मेजर साहब, भाषण की शुरुआत हम जरा आपसे करेंगे ना बांग्लादेश वाले मुद्दे पर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में जो सैन्य सरकार आई है, हो सकता है कि इसकी चीन के साथ थोड़ी सी नजदीकी बढ़े। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई थ्रेट है या फिर नहीं है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है? सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपके व्यूअर्स को और सारे देशवासियों को आज के दिन की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बहुत इम्पोर्टेंट आपने एक सिक्योरिटी का मुद्दा रेस किया है आज। और मैं इसको थोड़ा सिक्योरिटी सिचुएशन को जैसे मैं एनालाइज करता हूँ। कोई सरकार अगर बांग्लादेश में आती है जो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रख पाती है, जो भी वजह हो, और जैसे अभी हमको दिख रहा है कि जो भी आने वाली ये सरकार है बांग्लादेश में, उसमें अवामी लीग नहीं होगी, और जो भी आएगी उसके साथ इंडिया को एंगेज करना पड़ेगा, और ये इंडिया के लिए सबसे, भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। अब स्पेसिफिक आपके क्वेश्चन पे आता हूं कि चाइना की बात हो रही है। अब आप देखिए कि अगर ये एंटी इंडिया सरकार है, और अगर हम इस सरकार की सोच को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को लेके, अपने सब कॉन्टिनेंट को लेके, तो मुझे कोई शक नहीं है कि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, क्योंकि चाइना बहुत देर से कोशिश कर रहा है यहाँ पे अपना एक पैर रखने के लिए, क्योंकि वो हबन टोटा श्रीलंका तक पहुंच गया था। वहां पे भारत ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके वहां पे चाइनीज का एक बेस को रोक दिया। पर क्या भारत यहाँ पे कर पाएगा? एक इस पे मैं प्रश्न चिन्ह भी लगाना चाहता हूं, क्योंकि अभी की सिचुएशन को देखते हुए और बांग्लादेश का झुकाव देखते हुए, देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमिक सिचुएशन जो एक टाइम पे अच्छी थी, कोविड के बाद काफी गिरावट आई है। जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आप जानते हैं कि 18 से 20 मिलियन लोग हैं बांग्लादेश में जिनके पास जॉब्स नहीं है। और जब एक देश में बेरोजगारी होगी और जब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होगी, तो ऑब्वियसली वो उन देशों की सहायता लेगा जो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और मुझे कोई शक नहीं है चाइना आगे बढ़ने वाला है। और जहां पे कुछ द्वीपों की बात हो रही है जिसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। देखिए ये सरकार अपने आप नहीं गिरी है। अगर लोग समझते हैं कि ये अंदरूनी आंदोलन था, स्टूडेंट मूवमेंट थी, स्टूडेंट को कौन फंड कर रहा है, स्टूडेंट को कौन बढ़ावा दे रहा है, स्टूडेंट मूवमेंट को कौन आगे लेके आया है, तो ये जो हम इसको बात करते हैं इसको जमात की, तो एक जमात का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आईएसआई। और आईएसआई के साथ लिंक मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स को देता हूं, क्योंकि आज अगर आप देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन आप देखें तो वो और इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत का दबदबा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बना रहे। अमेरिका ये चाहता है कि वो भारत अमेरिका के साथ ही एंगेज करे, रशिया की तरफ ना जाए। तो ये सारे जियो पोलिटिकल फैक्टर्स हैं। और मुझे अपने जो एनालिसिस में कोई डाउट नहीं लगता है कि चाइना के साथ इस सरकार के अच्छे संबंध होने वाले हैं। और वो इंडिया के लिए इसलिए खतरा है, लास्ट में मैं अपना पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगा, इंडिया के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि 4100 स्क्वायर किलोमीटर का बांग्लादेश बॉर्डर है। और मैं खुद उस बॉर्डर पे रहा हूं, एक पोस्ट में था, परवा करके था, जहां पे बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर मिलता है।
अब उस पोस्ट में कोई फेंसिंग नहीं है, वहां पे खाली बाउंड्री पिलर्स लगे हुए हैं, पिलर नंबर 41, 43, 45 इस तरीके के। और वहां पे लोगों का आना जाना बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो अगर एक ऐसा देश हमारे बॉर्डर पे रहेगा जो हमारा एंटी रहेगा, या हमारे उसके साथ रिलेशन अगर सही नहीं रहेंगे, तो हमारे पास आज की डेट में इतनी फौज नहीं है कि हम उसको बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा सके। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है भारत के लिए, और आने वाले वक्त में हमको इसको एड्रेस करना है। अब जैसे चाइना के साथ सिक्योरिटी चैलेंज हुआ था एलएसी के ऊपर, हमने जम्मू एंड कश्मीर से फौज को मूव किया था आगे, और जो पाकिस्तान बॉर्डर के लिए फौज थी हमने उसको भी, वन कोर को भी आगे लेके आए थे। तो जब सारे हम अपने रिजर्व्स इस्तेमाल अपना कर रहे हैं चाइना से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अब हमारे पास रिजर्व्स कहां पर है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो गवर्नमेंट है और हमारी जो फौज है और इसके ऊपर सोच विचार कर रही हो। अभिषेक जी ठीक है, बिल्कुल आपने सही चीज़ें कहा सर कि जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात कर रहे थे, पीएम मोदी ने एक और चीज़ कही कि भाषा जो है टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए और मातृभाषा पर बल देनी चाहिए। देखिए, लेकिन आज की हकीकत ये है कि लोग ये मान चुके हैं कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप भले ही कितने टैलेंटेड हो, कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, बट ये हकीकत है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर बातें ही होती हैं कि भाषा रोड़ा नहीं बननी चाहिए तरक्की में, या फिर इसमें वाकई कुछ काम हो रहा है? गजेंद्र जी, इसको दो एंगल से देखिए। एंगल वन, कि अगर आप आज ट्विटर यानी एक्स को देखें तो वहां देश के ज्यादातर ट्वीट अब हिंदी में शुरू हो गए हैं, पंजाबी में शुरू हो गए हैं, तमिल में शुरू हो रहे हैं। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक जैसे मीडिया अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में है। यानी भाषा का जो मुख्य काम है वो है संपर्क, कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन मैच कर रहा है। इसमें एक राजनीतिक बात भी है। कहीं ना कहीं दक्षिण में भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो हिंदी को मातृभाषा मानते हैं और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, जिसकी वजह से भारत का विरोध है। तो मनीष जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, एक सेकंड में रीजनल भाषाएं देखिए, मैं आ रहा हूं, उसमें आ रहा हूं। अब देखिए, सच्चाई तो ये है कि अगर आज आपको विश्व से कनेक्ट होना है तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ये वक्त आने में 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, जब हमारी हिंदी भाषा या तमिल भाषा या उर्दू या संस्कृत उन भाषाओं के समकक्ष खड़ी होगी। तकनीक की भाषा यानी चिकित्सा प्रणाली हम हिंदी में ला पाए। लेकिन तब तक आज का जो युवा है वो रिटायर हो जाएगा, जो 30-40 साल का बंदा है वो रिटायर हो जाएगा। उसे आगे बढ़ने के लिए फिलहाल तो इंग्लिश को जानना जरूरी है, लेकिन अगर हम शुरू करें तो कब